92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी दिल, दोस्ती और पढ़ाई। घड़ी की सुई 7 पे गई नहीं थी कि आज मेरी नींद खुद ब खुद टूट गई। सोचा था इतने दिनों के बाद छुट्टी लेके दिवाली पे घर जा रहा हूं तो देर तक, कम से कम 11 बजे तक तो आराम से सोऊंगा। रात को माँ से भी कह दिया था कि सुबह मुझको जल्दी मत उठाना, पर कुछ सपने शायद सपने ही रह जाते हैं। अब देखिए ना, वहाँ मुंबई में ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं इसलिए अलार्म घड़ी की आवाज़ से हर सुबह 7 बजे बिस्तर से उठना ही पड़ता है, चाहे नींद पूरी हो या ना हो। लेकिन अब यहाँ छुट्टियों में भी जैसे उस अलार्म घड़ी का भूत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। 7 बजे नहीं कि मेरी आंख खुल गई। 2-4 बार करवट बदल के फिर से सोने की मैंने भरसक कोशिश तो की, लेकिन नींद तो आंखों से ऐसे गायब हो गई जैसे नौकरी ना मिलने पे गरीब प्रेमी की प्रेम कहानी से उसकी प्रेमिका। खैर, जब नींद खुली गई तो सोचा सुबह की ताज़ी हवा में थोड़ा सैर कराते हैं। सो झटपट मैं अपने रनिंग शूज़ पहन के घर से निकल गया। नवंबर का पहला हफ्ता और सर्दी अपना हल्का हल्का एहसास करा रही थी। मैंने बोरिंग रोड से कमला पार्क ले लिया। मुड़ा ही था कि राम दुलारे भैया, जिनकी उसी चौक पे मिठाई की दुकान है, उनसे मुलाकात हो गई। अरे संजीव, कैसे हो और घर कब आए? राम दुलारे भैया ने पूछा तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैं ठीक हूँ भैया, बस कल शाम को ही घर पहुंचा। आप कैसे हो? बस अपना भी प्रभु की कृपा से सब ठीक है। इतने दिनों बाद मिले तो आज नाश्ता तो भाई हमारी दुकान पर करना पड़ेगा। राम दुलारे भैया अपनापन दिखाते हुए बोले। भैया फिर किसी दिन, अभी थोड़ा मॉर्निंग वॉक करने निकला हूँ। अरे मॉर्निंग वॉक शाम को कर लेना। राम दुलारे भैया मेरा हाथ पकड़ के मुझको अपनी दुकान पे ले गए और गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी की प्लेट मेरे सामने रखवा दी। राम दुलारे भैया से पुराने दिनों की बात हो ही रही थी कि एकाएक उन्होंने कहा, अरे हम तो बताना ही भूल गए, कल दुकान पर रघु भी आया था। वो भी छुट्टी लेके दिवाली पे घर आया है। तुम्हें तो पता ही होगा, बचपन के दोस्त जो ठहरे। हाँ, भैया ज़रा चटनी देना। मैंने बात घुमा दी। घर वापस लौटा तो पूरा घर अस्त व्यस्त था। दिवाली की सफाई चल रही थी। मम्मी और छोटा भाई स्टोर रूम की सफाई में लगे थे। मैं मम्मी को हटा के खुद सफाई में लग गया। इस पे भाई बोला, भैया आप सफाई में हाथ बटा रहे हो ठीक है, लेकिन रद्दी में कोई बंटवारा नहीं होगा। उसकी बात पे मैं हंसते हुए बोला, अच्छा बच्चू, भूल गया 50-50। दरअसल स्टोर रूम में साल भर के अखबार और रद्दी जमा होते रहते थे और बचपन में हम दोनों भाई दिवाली से पहले इनको रद्दी वाले को दे आते थे। इससे मिले पैसे हम 2 भाइयों के लिए दिवाली के बोनस की तरह होते थे, जिनको हम आपस में आधा आधा बांट लेते थे। मैं जोश के साथ सफाई में लग तो गया, लेकिन जल्द ही मेरे बाजुओं की मांसपेशियां दुखने लगीं। तभी सारी थकावट पल भर में मानो धूल के एक कण की तरह हवा के एक झोंके में उड़ गई। जैसे सालों बाद बचपन के पुराने साथी राह चलते भीड़ में कहीं से आपके साथ टकरा जाते हैं। जूट के इस धूल जमे बैग को देखते ही उसमें बंद कुछ पुरानी किताबें कुछ ऐसा ही एहसास दे गई थी मन को। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी दिल, दोस्ती और पढ़ाई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि संजीव दिवाली की छुट्टी लेके घर आया हुआ है। स्टोर रूम की सफाई करते वक्त उसको कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं। अब आगे। सालों पहले रद्दी से निकाल के इन किताबों को इस बैग में भर के रखा था, फिर शायद खुद ही भूल गया था। आज जब इतने दिनों के बाद इस बैग में क्या है ये देखने के लिए इसको खोला तो जैसे इन किताबों ने मुझको मुस्कुराते हुए पूछ ही डाला, पहचाना संजीव? कैसे कोई इनको भूल सकता है। ये आर.एस. अग्रवाल की गणित की किताब
जिसके साथ एग्जाम से पहले न जाने कितनी सर्दियों की ठिठुरन भरी रातें मैंने जाग के बिताई हैं। इतने सालों में इस किताब का ऊपर का कवर थोड़ा फीका जरूर पड़ गया है, लेकिन बाय गॉड अंदर गणित के सवालों की अकड़न आज भी वैसी की वैसी है, सख्त। और वो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। शेक्सपियर की आधी किताब अब चूहे के पेट में पहुंच चुकी है। मेरी इंग्लिश लिटरेचर की इस किताब को चूहे ने बुरे तरीके से नीचे से कुतर दिया है। और सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर ही नहीं, एससी वर्मा की इस फिजिक्स की किताब की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। पन्ने अलग अलग हो रहे हैं, जैसे सालों एक साथ रहने के बाद बचपन के दोस्त जिंदगी की राह में छूटते जा रहे हों। कितनी बदमाशियां करते थे तब, जिंदगी जैसे हमारी मर्जी की गुलाम हो। न कल की फिक्र थी, न बीते हुए पलों का कोई गम, बस बिंदास। हर रोज शाम को ट्यूशन के बाद बस स्टैंड के नजदीक भोले की चाय की दुकान पे दोस्तों की मंडली जमती थी। मिट्टी के प्याले से गर्म चाय की उठती भीनी खुशबू, और फिर पहली चुस्की लेते ही पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यूं निकाल लेते थे चुटकियों में। बाइक पे बैठ के खुद को किसी हीरो से कम नहीं समझते थे। और लड़कियां, हाँ लड़कियां उतना तो नहीं मरती थी जितना आपस में हम लोगों को लगता था, लेकिन अपनी अपनी दुनिया में तो हीरो ही थे हम लोग। उन दिनों आधे से ज्यादा लड़के अपने आप को संजय दत्त समझते थे और बाकी सलमान। कोई उनकी तरह दिखने के लिए अपने बाल बढ़ा रहा होता, तो कोई सलमान की तरह कसरती बदन पाने की चाह में सुबह शाम दंड पेल रहा होता। शाम को न जाने कितने संजय दत्त और कितने सलमान हमारे ही मोहल्ले में दिख जाया करते थे। और ये केमिस्ट्री की किताब, इसको कोई कैसे भूल सकता है भला। इसके इक्वेशंस को मिलाते मिलाते ही विभूति सर के प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस में उनकी छोटी बेटी पल्लवी से पहली बार नजरें मिली थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी दिल, दोस्ती और पढ़ाई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, दिवाली पे स्टोर रूम की सफाई करते वक्त संजीव को अपनी कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं, जिससे उसको अपने स्कूल के दिन याद आने लगते हैं। अब आगे। इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट था जिससे मैं नफरत किया करता था। चाहे जितना भी पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आता था। क्लास में सर ब्लैक बोर्ड पे अलग अलग गोले बना के केमिकल इक्वेशन समझाते रहते थे, लेकिन दिमाग पे काफी जोर लगाने के बावजूद मुझको सारे गोले एक जैसे नजर आते थे। जाहिर है केमिस्ट्री के पेपर में मुझको नंबर के रूप में वही गोले मिलते थे। इस बात पे मुझसे ज्यादा मेरे घर वाले परेशान रहते थे। यही हाल रहा तो लड़के को इंजीनियरिंग में दाखिला कैसे मिलेगा, ये सोच सोच के पिताजी की नींदें उड़ रही थी। सो एक दिन पिताजी हमारे केमिस्ट्री टीचर विभूति सर से परामर्श करने हमारे स्कूल पहुंच गए। पिताजी की बात पे विभूति सर ने कहा, लड़का तो आपका होनहार है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए। कल से हर रोज मेरे घर भेज दिया कीजिए, मैं देख लूंगा। फिर क्या था, पिताजी ने अपना फरमान सुना दिया और न चाहते हुए भी मुझको एक्स्ट्रा अटेंशन के नाम पे विभूति सर के घर पे उनकी प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करनी पड़ी। एक बात तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस बात पे सच पूछे तो मुझको विश्वास नहीं था, लेकिन उस दिन जब पहली बार न चाहते हुए भी मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए विभूति सर के घर पहुंचा और जब दरवाजा उनकी बेटी सोनिया ने खोला, तब मुझे विश्वास हो गया जो होता है उसमें कुछ न कुछ अच्छा तो जरूर होता है। केमिस्ट्री तो उसके बाद जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था और मैं विभूति सर का फेवरेट स्टूडेंट। केमिकल इक्वेशन सॉल्व करने के बहाने अब मैं घंटों विभूति सर के घर पे बैठा रहता। इस बीच सोनिया अगर एक आध बार भी मुस्कुरा के मेरे बगल से गुजर जाती तो जैसे मेरा दिन सफल हो जाता। सोनिया मुझको कितना पसंद करती थी ये तो मैं पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन हाँ इतना जरूर समझ गया था कि विभूति सर मुझको अपना मानने लग गए थे, बिल्कुल अपने बेटे जैसा। तभी तो कुछ भी छोटे से छोटा काम भी होता विभूति सर मुझको निस्संकोच कह देते। चाहे वो गली की दुकान से चाय की पत्ती लानी हो, बिजली का बिल जमा करवाना हो या फिर गांव के लिए ट्रेन का टिकट कटवाना हो, विभूति सर मुझे को ये जिम्मेदारियां सौंपते थे और मैं भी गदगद होके इन सारी जिम्मेदारियों को अपने मजबूत कंधों पे उठा के दौड़ लगा देता। एक बार जब उनको सपरिवार कुछ दिनों के लिए अपने गांव जाना पड़ा
तब वो अपना सारा घर मेरे सपोर्ट छोड़ के गए थे। उन दिनों मेरे दिमाग में एक ख्याल अक्सर आया करता था कि एक दिन आएगा जब विभूति सर मुझसे खुश होके इसी तरह अपनी बेटी भी मुझको सुपुर्द करके कहीं दूर, बहुत दूर हिमालय में हमेशा के लिए चले जाएंगे। उन दिनों मेरे सारे दोस्त मुझ पे हंसा करते थे, लेकिन जब प्यार का केमिकल दिलो दिमाग पे छा गया हो तो काहे की शर्म और काहे का डर। पर किसको पता था कि सोनिया की बच्ची को केमिस्ट्री नहीं, हिंदी से ज्यादा प्यार था। जिस दिन सुबह मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटा के सोनिया से अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था, उसकी पहली रात ही वो कमबख्त हिंदी लिटरेचर में एमए कर रहे पड़ोस के शर्मा अंकल के छोटे बेटे रमेश के साथ भाग गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी दिल, दोस्ती और पढ़ाई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि संजीव दिवाली पे घर आया हुआ है। उसको स्टोर रूम में अपनी कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं और केमिस्ट्री किताब से उसको अपने पहले प्यार सोनिया की याद आ जाती है। अब आगे। उस दिन के बाद दोस्तों के बीच कितनी खिल्ली उड़ी थी मेरी। महीने भर वो मेरा मजाक उड़ाते रहे थे और मैं पोपटलाल बन के सिर्फ मुस्कुराता रहा था। और कर भी क्या सकता था, पहले प्यार में पहली बार पोपट जो बना था। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, और इस बार अच्छा हुआ था मेरा केमिस्ट्री का पेपर। और इस बात पे मुझसे बहुत ज्यादा खुश हुए थे मेरे पिताजी, हो भी क्यों ना। जिंदगी में पहली बार केमिस्ट्री में मेरे पूरे 70 अंक आए थे। जी हाँ, सोनिया के चक्कर में कम से कम मुझको केमिस्ट्री से दोस्ती तो हो ही गई थी। हाँ, ये और बात थी कि कई महीनों तक क्लास में जब कभी भी सर केमिकल इक्वेशन समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे गोले बनाते तो मुझको उन गोलों में सोनिया का चेहरा दिख जाया करता। अरे, और ये हिंदी की किताब, ये तो वही है जिसमें पराठे के घी से धब्बा पड़ गया था। हाँ, अरे ये रहा, चौथे चैप्टर से अगले 5 पन्नों तक आज भी वो धब्बा वैसा का वैसा ही है। क्या दिन थे वो भी। अपने दोस्त रघु के घर अक्सर प्याज के पराठे बनते थे और वो स्कूल में 2-2 टिफिन लाया करता था। एक डब्बा इंटरवल तक के लिए और दूसरा इंटरवल में खाने के लिए। क्लास में हिंदी के मिश्रा सर कवि की भावनाएं समझाते रहते थे और हम लोग अंतिम बेंच पे बैठकर बहुत सारी अच्छी भावनाओं के साथ पराठों का लुत्फ उठाया करते थे। एक दिन स्कूल के किसी ट्रस्टी के गुजर जाने पे क्लास में 2 मिनट के मौन के दौरान हम लोग पराठे चबाते हुए पकड़े गए थे। बहुत पिटाई हुई थी हम दोनों की। हालांकि ऐसी पिटाई कोई नई बात नहीं थी हमारे लिए। पनिशमेंट से तो जैसे पुराना रिश्ता था हमारा। अक्सर किसी न किसी बात पे क्लास के बाहर हम दोनों को कान पकड़ के खड़ा कर दिया जाता था। और कभी टेस्ट में नंबर कम आ गए तो मुर्गा बन जाने के लिए कहा जाता था और हम बन भी जाते। सच पूछिए तो हमको आदत सी पड़ चुकी थी मुर्गा बनने की। हमें पता रहता था कि अगली टेस्ट में फिर से नंबर कम आने वाले हैं और हम मुर्गा बनेंगे। और ये सिलसिला बदस्तूर हाई स्कूल तक चलता रहा और हम मुर्गा बनते रहे। लेकिन जो भी हो, उन दिनों हम अपने क्लास में ही नहीं पूरे स्कूल में फेमस हो रहे थे। नहीं सिर्फ इसलिए नहीं कि अब तक हम लोग मुर्गा बनने में एक्सपर्ट बन चुके थे, बल्कि इसलिए क्योंकि स्कूल के स्पोर्ट्स में हम दोनों काफी अच्छा कर रहे थे। यूं समझिए कि अगर पढ़ाई में हम लोग गधे थे तो स्पोर्ट्स में घोड़े। यूं तो हम दोनों को क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद था, लेकिन हम दोनों की जोड़ी टेबल टेनिस के डबल्स में कमाल की थी। हमारे स्पोर्ट्स टीचर पटनायक सर की देखरेख में हम कई इंटर स्कूल कंपटीशन में मेडल जीत रहे थे। उन दिनों पटनायक सर हमसे अक्सर कहा करते थे कि हम दोनों की जोड़ी और दोस्ती को देख के उन्हें अक्सर शोले फिल्म के जय और वीरू की याद आ जाती है। हम भी सर से कहते, सर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी दिल, दोस्ती और पढ़ाई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना संजीव दिवाली पे घर आया हुआ है और उसको स्टोर रूम में कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं। उनसे उसको पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं और उसको अपने बचपन का सबसे अच्छा दोस्त रघु याद आता है। अब आगे। स्कूल के हमारे सुहाने दिन अब बहुत जल्द खत्म होने वाले थे।
हमारे 12वीं के इम्तिहान होने में अब बस 2 महीने रह गए थे। उन दिनों जिसको देखो जैसे हर कोई किताबों में ही डूबा रहता था। रात रात भर पढ़ाई करते करते सभी के चेहरे भी कुछ कुछ साइन थीटा कॉस थीटा जैसे ही हो गए थे। हर रोज क्लास में भी सर अक्सर दिन गिना देते। अब एग्जाम को बस 2 महीने रह गए हैं। ये सुनते ही सभी की आंखों में खौफ कुछ ऐसे दिखाई देने लगता जैसे 2 महीने के बाद ये दुनिया खत्म होने वाली है और हम में से कोई जिंदा नहीं बचने वाला है। क्लास में सभी को इस तरह के डर में देख देख के सच पूछे तो मैं भी डरने लगा था। एक दिन मैंने रात को बड़ा ही डरावना सपना देखा। सपने में मैं एग्जाम हॉल में बैठा था, दिए गए क्वेश्चन पेपर को उलट पुलट करके देख रहा था और डर के मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। मुझे उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं आता था। मैंने अपने चारों ओर देखा। मेरे अगल बगल में सारे लड़के अपने पेपर लिखने में व्यस्त हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी दूसरी रो में मुझको रघु दिखाई दिया। मुझको थोड़ी राहत मिली। मैंने दबी आवाज में रघु को मदद के लिए पुकारा, लेकिन रघु मेरी आवाज को नजरअंदाज करके पेपर लिखने में व्यस्त था। वो मेरी ओर देख ही नहीं रहा था। अब मुझको गुस्सा आ रहा था। मुझको छोड़ के सब अपने पेपर लिखे जा रहे थे। तभी मैंने गौर किया कि मेरे शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं। मैं धीरे धीरे मुर्गा बनता जा रहा हूं। मैंने डर के जोर से रघु को पुकारा, लेकिन मेरे गले से आवाज निकली, कुकड़ू कू। मेरे सपने के बारे में सुन के रघु हंस दिया था और फिर उसने कहा था, अरे डर मत यार, पास हो जाएंगे। उन दिनों एक इंटर स्कूल टेबल टेनिस कंपटीशन होने वाला था। इम्तिहान नजदीक होने के कारण पहले तो हम लोग पार्टिसिपेट करने में झिझक रहे थे, लेकिन जब हमारे स्पोर्ट्स टीचर ने हमको समझाया कि स्कूल के लिए खेलने का यह हमारा आखिरी मौका है तो हम लोग तैयार हो गए। 2 दिनों का यह कंपटीशन हमारे शहर में नहीं बल्कि रांची के एक डीएवी स्कूल में था। हमारे स्पोर्ट्स टीचर पटनायक सर के साथ हम लोग कुल 8 लड़के लड़कियां वहां गए। कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हमारी तरह ऐसे कई सारे अलग अलग स्कूलों के ग्रुप्स आए हुए थे। कंपटीशन अगले दिन से शुरू होना था और उस रात सभी बाहर से आई टीम्स के लिए एक अनौपचारिक डिनर रखा गया था। डिनर में हम सभी एक दूसरे के ग्रुप से मिल रहे थे। तभी मेरी नजर एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल से आई अंग्रेजी में चटर पटर करती लड़कियों के ग्रुप में कंधों तक बाल वाली, ब्लैक टॉप, ब्लू जीन्स पहने उस खूबसूरत लड़की पर रुक गई। उसके बाद जिससे बाकी सब कुछ डिफोकस हो गया। रात को नींद नहीं आ रही थी। मैंने धीमी आवाज में रघु से कहा, वो उस सेंट टेरेसा वाली लड़की को देखा था क्या? रघु ने एक लंबी सांस लेके कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूं। उस रात हमको यह अंदाजा कहाँ था कि अगले दिन से इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन के साथ साथ एक और कंपटीशन शुरू होने वाला था, मेरे और रघु के बीच। और उसमें न चाहते हुए भी हम लोग अपनी दोस्ती हारने वाले थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी दिल, दोस्ती और पढ़ाई। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि संजीव को दिवाली पे अपने घर जाने पे अपनी कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं और उन किताबों के जरिए वो अपनी यादों में खो जाता है। इन यादों में ही है उसका उस वक्त का बेस्ट फ्रेंड रघु, जिससे बाद में किसी लड़की से प्यार हो जाने के कारण मनमुटाव हो गया था। अब आगे। जिंदगी में जिन रिश्तों, लोगों या दोस्तों को हम जिंदगी भर के लिए मान लेते हैं, उन्हीं को हम अक्सर फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और फिर जब तक समझ आती है तब तक आप अनजाने में ही एक दूसरे के ईगो को काफी नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। मेरे और रघु के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। छोटी सी बात इतना खिंच जाएगी हमको कहां पता था। भैया आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी कीजिए ना, मुझे रद्दी वाले के पास भी जाना है, मेरे छोटे भाई ने अचानक कहा तो मैं अतीत की लहरों से टकरा के साहिल पे आ गिरा। मैं वहां से उठा और कपड़े पहनने लगा। मुझको तैयार होते देख के भाई ने कहा, भैया आप बीच में काम छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, जरूरी काम है, मम्मी से कहना जल्दी आ जाऊंगा। रास्ते में मैं ऑटो रिक्शा में बैठा खुद पे हंस रहा था। खुद को कितने बड़े हीरो समझते थे हम लोग, लेकिन असल में कितने बड़े बेवकूफ थे हम दोनों। सेंट टेरेसा की उस लड़की से पहले दोस्ती कौन कर पाता है, इस बात को लेके हम दोनों में जाने अनजाने जैसे एक आपसी कंपटीशन शुरू हो गया था।
गेम्स में दूसरी टीम्स को कैसे हराया जाए, इस बात पे ध्यान देने के बजाय हम दोनों पहली बार एक दूसरे के पत्ते काटने में लगे थे। और इस सबसे अनजान वो लड़की और बाकी ग्रुप्स अपने अपने गेम्स पे ध्यान दे रहे थे। जाहिर है हमारी टीम पहले राउंड में ही बाहर हो गई, हम हार गए थे। वापस आते वक्त रघु ने कहा, तेरी वजह से हार गए हम लोग, बात तक नहीं कर पाया उससे। रघु की बातों से मुझको गुस्सा आ गया। अच्छा, मेरी वजह से हार गए? और तू क्या बात करता उससे? हेलो जी, हाउ आर यू जी? अरे जाके पहले अपनी अंग्रेजी सुधार ले, फिर बात कियो। तू मुझे बात करना सिखाएगा? खुद तो सोनिया से बात करने के चक्कर में नौकरों की तरह विभूति सर के घर पर राशन और गैस सिलेंडर पहुंचाता था। उस रात धीरे धीरे बात बढ़ती गई और हम दोनों अपने अपने अहम को जिताने के चक्कर में हमारी दोस्ती को हारते चले गए। उस दिन के बाद हम दोनों ने कभी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता मैं क्यों माफी मांगूं, गलती तो उसकी भी थी। वक्त गुजरता चला गया और हम लोग जैसे आज भी वहीं अटके रह गए थे। आधे घंटे के बाद मैं रघु के दरवाजे पे था। मैंने डोरबेल बजाई। दरवाजा रघु ने खोला। इतने सालों के बाद मुझको देख के अवाक रह गया। हम लोग एक दूसरे से कुछ कहते इससे पहले ही आंटी ने मुझको देख के खुशी से कहा, अरे संजीव, इतने दिनों बाद हमारी याद आई। हाँ, अंदर आओ अंदर आओ। मैं चुपचाप अंदर ड्राइंग रूम में आ गया। आंटी ने कहा, रघु से तो तुम्हारी बातें सुनती रहती हूं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। मैं सोफे पे बैठ गया और आंटी रसोई में चली गई। थोड़ी दूरी पे रघु अभी भी चुपचाप खड़ा था। मुझसे भी बातें शुरू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मेरी नजर सामने शोकेस पे गई, जहां मेरी और रघु की स्कूल के दिनों की एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर के बगल में कुछ मेडल्स थे जो हम दोनों ने मिलके स्कूल के लिए जीते थे। अभी भी उसने अपने घर में मुझको जगह दी थी। तुम दोनों तो बीच बीच में मिलते रहते हो भाई, हमसे भी मिलने आना चाहिए ना, आंटी ने रसोई से कहा। रघु ने हमारी दोस्ती जिंदा रखने के लिए अपने घर वालों से झूठ बोला था। मैंने रघु की ओर देखा और रघु ने मेरी ओर। न मैंने कुछ कहा न उसने, लेकिन हम दोनों मौन रह के भी एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। मैंने रघु से कहा, यार स्कूल में हम दोनों कितनी बार मुर्गा बने, फिर भी गधे रह गए हैं। हम दोनों आज खुद पे हंस रहे थे। रघु ने मुझको गले से लगा लिया और फिर आंटी से बोला, माँ आज प्याज के पराठे बनाओ, दोनों दोस्त इकट्ठा खाएंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।